हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। तो आज का अपना टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र और उसकी तीव्रता, है ना। और एक चीज उसमें और हम कंप्लीट करेंगे, वो ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r², उसका प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो आपको याद होगा हमने पीछे बात किया था कि आवेश एक्चुअल में जब उसके पास कोई अन्य आवेश लेकर के हम आते थे तो या तो हमें आकर्षण का अनुभव होता था या तो प्रतिकर्षण का। तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण का अनुभव हो रहा था वो एक्चुअल में किसकी वजह से हो रहा था? वैद्युत क्षेत्र की वजह से होता है ना। तो हम आराम से कह सकते हैं परिभाषा में कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वह या तो आकर्षण का अनुभव करता है और या तो प्रतिकर्षण का, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, या आप इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हैं। क्लियर हो गया ये? ठीक। अब अच्छा बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र में कुछ और डिटेल की। तो वैद्युत क्षेत्र में हमेशा याद रखना, जिस चार्ज का क्षेत्र होता है उसे हमेशा स्रोत चार्ज कहते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है ना। और जिस चार्ज पर बलों का अनुभव किया जाता है उसको हमेशा परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया ना। यानी जिसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र है उसको बोलेंगे सोर्स चार्ज, और जिस आवेश पर जिसको तुम लेकर के आ रहे हो और ये ज्ञात करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश की एक खास बात हमेशा याद रखना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इतना कम होता है, या आप ये कह लें कि जो सोर्स चार्ज है उसकी तुलना में ये जीरो होता है ना। कहने का मतलब जीरो यहाँ पर नहीं है, पर जीरो का तात्पर्य यहाँ इस बात से है कि क्यू की वैल्यू अगर मान लीजिए 10 कूलाम है तो जो Q0 जिसको हम परीक्षण आवेश कह रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत कम 0.001 कूलाम होती है। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि अगर जब हम ये वाला चार्ज लेकर के आएंगे तो ये वाला चार्ज उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ विक्षेप कर देगा ना, इसलिए हम इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम रखते हैं। ठीक है, ये कल्पित चार्ज होता है, ये हमेशा याद रखना है। फिक्सिशियस चार्ज बोलते हैं इसको। इसका मैग्नीट्यूड सोर्स चार्ज की तुलना में बहुत कम होता है। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम से इसको समझते हैं। सपोज करते हैं ये अपना एक सोर्स चार्ज है ना। तो जाहिर सी बात है इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो मैंने डेड वाला एरिया बना रखा है इसी को नाम देते हैं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और अगर हम इसमें कोई अन्य आवेश लेकर के आए जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो Q0 है, Q0 एक्चुअल में टेस्ट चार्ज है। ये वाला कैसा चार्ज है? ये वाला याद रखना सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। जबकि ये वाला कैसा चार्ज है? ये वाला टेस्ट चार्ज है। इन दोनों चार्जों में क्या अंतर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सोर्स चार्ज की वजह से फाइंड की जाती है और टेस्ट चार्ज इतना लेस होता है, इतना कम होता है इसका मैग्नीट्यूड कि क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना कोई विक्षेप दिखा नहीं पाता है। कहने का मतलब है क्यों ग्रेटर होता है Q0 से। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमेशा सोर्स चार्ज की होती है, ना कि टेस्ट चार्ज की। क्लियर हो गया नहीं? ठीक, बहुत अच्छे। अब आगे बढ़ेंगे। अब अगली हेडिंग है अपने पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक्चुअल मतलब ये है, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उस पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? बल लगेगा। किसकी वजह से लगेगा? वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगेगा। तो जो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा ना, उसी को एक्चुअल में बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये उस पॉइंट में अलग अलग बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल फिर से अगेन ले लेते हैं, ये अपना धनावेश है और धनावेश की वजह से जो वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इससे एनर्जी जो होती है वो बाहर निकलती है, इससे वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती है ना। तो यहां पर एक अन्य चार्ज लेकर के आते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? Q0, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको E से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? E से। चूंकि E एक वेक्टर है इसलिए वेक्टर E लिख देते हैं। ठीक है ना। E को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं और जनरली हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। ठीक है ना। तो ये कह लो वैद्युत क्षेत्र को E से लिखते हैं। ठीक है। और धनावेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा? बाहर, और ऋणावेश में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है? अंदर। उसको समझने के लिए एक छोटे छोटे आपको चार्ज आने चाहिए। ये धनावेश है और ये ऋणावेश है ना। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो ऐसे बाहर होती है
बहुत सारे खींच सकते हो, है ना। और ये इनका खींचना डिपेंड करता है इनके परिमाण पर, यानी इसका मैग्नीट्यूड कितना है वो। जैसे मान लीजिए हमने अगर 1 कूलाम से 2 लाइनें खींची है तो जाहिर सी बात है कि 2 कूलाम से 4 लाइनें खींची जाएंगी। ठीक, ये बात याद रखनी है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी, अंदर, उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों डायग्राम बहुत समझ में आए होंगे। तो ये प्लस है तो जाहिर सी बात है इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर अनंत तक है ना। बाहर कहां तक है, अनंत तक फैला है। प्लस का ये मतलब होता है, और ऋणावेश का मतलब है कि अनंत से लाइनें ऋणावेश में आ रही हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो जब हम क्यू नॉट को वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा। तो जो बल लगाया जाता है उसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मींस इसके लिए फार्मूला आ जाता है वेक्टर ई इक्विवेलेंट वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट। वेक्टर ई इक्विवेलेंट वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, ये फार्मूला है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है एक बार सुन लो ध्यान से। परिभाषा में लिखा है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है। इसका मतलब क्या है, धन परीक्षण आवेश का एक्चुअल मतलब और भी समझ लो। ये भी जो परीक्षण आवेश है वो कैसा है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ही क्यों लिया वो भी ध्यान से देख लो। ध्यान से देखें, अगर हम इस चार्ज को सपोज करो यहां लेकर के आते हैं और ला करके इसको यहाँ पे छोड़ दें, ला करके यहां पर इसको छोड़ दें, तो कितने लोगों को एक बात बहुत बारीकी से समझ आएगी कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत की वजह से इस वाले चार्ज को ऐसे बाहर फेंक दिया जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप सभी जानते हैं समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर ही तो है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है। इसका मतलब जो धनावेश है वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, बाहर की ओर। तो धनावेश जो होगा वो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही मूवमेंट करेगा। और अगर मान लेते हैं निगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता, मीन्स वो इसकी तरफ आकर्षित होता, जबकि ये वाला चार्ज प्रतिकर्षित हो रहा है। बात क्लियर हो गई। इसको बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, कुछ बातें इसमें ले रखी हैं इस फार्मूले के लिए। E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट के लिए पॉइंट वाइज कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सामान्य भाषा में वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है। और अगला पॉइंट दे रखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है, जो कि बहुत बेसिक है। F का मात्रक, F बल है, बल का मात्रक न्यूटन, क्यों आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसका मात्रक भी निकाल देते हैं, विमा भी निकाल देते हैं। तो न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या है, SI मात्रक है। अगर बात करें इसके विमीय सूत्र की, विमा आप हमेशा निकाल लिया करें क्योंकि 1-2 नंबर विमा से भी आता है। विमा आप सभी जानते हैं LT-2 होती है बल की, कूलाम की AT होती है। अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो आंसर आ जाएगा MLT-3A-1। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपसे पूछ दिया जाए MKS पद्धति में इसका मात्रक बता दो, तो MKS पद्धति मात्रक में ये लिखा है, ये लिखा है किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -3 और एम्पियर इनवर्स मींस एम्पियर की घात -1। यहां तक की कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। तो ये इसका मात्रक भी निकाल दिया और ये इसकी विमा भी निकाल दी, है ना। ये कुछ इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और भी कुछ दे रखा है, हाँ एक और पॉइंट दे रखा है जो वैद्युत बल है ना, इसको भी यहां से निकाल दो। अगर हम इसमें पूछे इसमें चार्ज पर बल कितना लगेगा, तो बल कितना लगेगा सोचो यहाँ से, F बराबर क्यू नॉट E, है ना। इस क्यू नॉट पर वैद्युत क्षेत्र में जब लाया जाएगा तो इसे बल कितना लगेगा, तो वेक्टर F बराबर क्यू नॉट E वेक्टर, है ना। बल का मात्रक आप सभी जानते हैं न्यूटन होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी विमा MLT-2 होती है, बहुत अच्छे। तो इस पर जो बल लगेगा क्यू नॉट पर किसकी वजह से, क्यों की वजह से, उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा क्यू नॉट E। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत अच्छे। ठीक, अब कुछ चीजें यहाँ पे लिखने वाली है। क्या लिखने वाली है, ध्यान से देखना। अगर ये पार्टिकल धनावेश हुआ, अगर ये पार्टिकल धनावेश हुआ तो ध्यान से देखो, तो पार्टिकल पे जब धनावेश है तो ये वैद्युत क्षेत्र के बाहर ऐसे फेंका जा रहा है। कहने का मतलब है धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यों लग रहा है, क्योंकि धनावेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर है, बाहर की ओर है ना। जबकि ऋणावेश अगर ये होता तो ये अंदर ही आता, क्योंकि वो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता तो आकर्षित हो जाता, है ना। तो यहाँ पर 2 लाइनें हमेशा के लिए अच्छे से याद कर लेना। धनावेश पर बल, इसको वैद्युत बल भी कह सकते हैं, पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। पर बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। धनावेश पर बल किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में।
परंतु अगर ये ऋणावेश होता तो फिर इस पर जो बल लगेगा, ऋणावेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसको एक एग्जांपल से समझा भी देते हैं ताकि जब न्यूमेरिकल वगैरह है तो कोई दिक्कत ना हो। ये दो लाइनें आपको भली भांति याद रखनी है कि जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो धनावेश पर तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, परंतु ऋणावेश पर किधर लगता है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ठीक है ना। अब इसको एक एग्जांपल से इस चीज को और क्लियर कर देते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ध्यान से देखना, इस चीज को नोट करते चलना, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे। सपोज करते हैं कोई एक चालक है, हम सभी जानते हैं इसमें बहुत सारे पॉजिटिव है, बहुत सारे निगेटिव है, ठीक। और इसको हमने एक ऐसी जगह रखा जिसमें ये जो हमने दो लाइनें पैरेलल खींची है वेक्टर ई की डायरेक्शन है, मींस वैद्युत क्षेत्र ऐसे बाहर है, कोई दिक्कत तो नहीं, मींस उस साइड में, मींस ईस्ट साइड में, पूर्व दिशा में है। अगर हम ये कहें इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रल होता है एटम, एटम कैसा होता है, न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है, तो जाहिर सी बात है इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे प्रोटॉन भी हैं। तो जो प्रोटॉन होंगे वो किधर गति करेंगे, वेक्टर ई की दिशा में। ऐसा क्यों, क्योंकि प्रोटॉन पे होता है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर मूव करेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होता है ऋणावेश। इसका मतलब ये है इसके इस वाली साइड पे सब कैसे चार्ज आ जाएंगे, निगेटिव, और इस वाले साइड पे कैसे चार्ज आ जाएंगे, पॉजिटिव। बस पीछे वाली हेडिंग का यही मतलब था कि जो धनावेश होगा वो ऑलवेज वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है और जो ऋणावेश होगा वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। यहां तक कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है अपनी, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि एक डेरिवेशन है और बहुत अच्छे से इसे समझना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपको इस चैप्टर में दो डेरिवेशन और इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं, एक तो अच्छी स्थिति में, दूसरा निरक्षी स्थिति में, और उन डेरिवेशन में इस डेरिवेशन का अहम रोल है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बारीकी से समझ लो, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, ठीक। तो इसे इरेज करते हैं, यहां लिख देते हैं बिंदु आवेश के कारण, थोड़ा राइटिंग खराब है ना, के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पर राइटिंग से क्या दिक्कत है, आपको तो समझना है ना, आपकी तो बेटर है ही हमसे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और ये एक स्थिर बिंदु आवेश है, कैसा आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश। तो इसके लिए डायग्राम क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं एक चार्ज है अपने पास और ये धनावेश ही ले लो, है ना, और एक पॉइंट पर स्थित है। इस पॉइंट का कुछ नामकरण कर दो, पॉइंट का नाम समझ लो O है ना, यानी एक बिंदु O है जिस पर एक धन आवेश स्थित है और इस आवेश से r दूरी पर, इस आवेश से r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक बिंदु दूसरा मान लो P है, ठीक है ना। एक बिंदु आवेश है Q जो बिंदु O पर स्थित है और ये ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इसकी चर्चा हमने पीछे वीडियो में खूब अच्छे से की थी। तो एक परावैद्युतांक, एक माध्यम ऐसा जिसका परावैद्युतांक K है, उसमें बिंदु O पर एक चार्ज स्थित है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर अपने को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है। मींस आपको इस डायग्राम में EP ज्ञात करना है। क्या याद करना है, EP। और आप सभी जानते हैं EP ज्ञात करना है तो जाहिर सी बात है कि फार्मूला अभी भी पीछे पढ़ चुके हैं। क्या फार्मूला ये था, E बराबर F/Q0। तो कितने लोगों को समझ है इसमें, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ क्या है कि अपने को अगर ये वाला E निकालना है तो सबसे पहले किसकी खोज करनी पड़ेगी, फोर्स की। किसकी खोज करनी पड़ेगी, फोर्स, अरे बल की खोज करनी पड़ेगी। और बल तो इसमें कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक चार्ज की वजह से बल कैसे निकाल पाएंगे, तो आंसर 0 आ जाएगा। क्योंकि याद रखना जिस चार्ज पर जो बल लगता है वो हमेशा उसकी वजह से नहीं लगता है, वो हमेशा दूसरे वाले की वजह से लगता है। इसका मतलब क्या है, सपोज करते हैं एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, हमने कहा ये दोनों एक लाइन पे रखे, इस पर एक बल लग रहा है इधर की ओर, इस पर एक बल लग रहा है इधर की ओर। तो इस पर जो बल लग रहा है वो इसकी वजह से है, ना कि इसकी वजह से। समझ में आ गया ना, इस पर जो बल लग रहा है वो इसकी वजह से, ना कि इसी की वजह से। ये बात याद रखनी है, ठीक है। यानी उनकी खुद की वजह से उन पर कोई बल नहीं लगता है, हमेशा दूसरे की वजह से ही लगता है। तो ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, फोर्स।
फोर्स निकालेंगे तो चार्ज तो कम से कम 2 होने चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, बिंदु P पर एक चार्ज अज्यूम कर लिया जाता है, मींस मान लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है, और वो चार्ज हमें याद है क्यू नॉट माना जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो चार्ज है जो कल्पित है, फिक्टिशियस है। फिक्टिशियस का मतलब यहाँ पर ये है कि इसका मैग्नीट्यूड इतना कम है कि काउंट करने में ये ज्यादा विक्षेप नहीं करेगा। जैसे 1 लाख रुपए हो आपके पास, या तो 1 रुपया उसमें निकाल लो या तो 1 रुपया उसमें जोड़ दो, तो क्या कुछ खासा फर्क पड़ेगा? आप तब भी उसे 1 लाख ही बोलेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा चेंज है, ये समझ में आ गया नहीं? ठीक। तो अब क्या करते हैं, अब क्या हमें समझ आ रहा है क्यों क्यू नॉट पे एक फोर्स डालेगा, जो क्यू चार्ज है वो क्योंकि क्यू नॉट से बहुत ग्रेटर है, इसलिए क्यू क्यू नॉट पर एक फोर्स डालेगा। और ध्यान से देखो, तो अगर ये भी धनावेश है ये भी धनावेश है, तो 100% आपको समझ आ रहा होगा फोर्स इधर काम करेगा, वेक्टर एफ इधर ही तो होगा। अगर आप बहुत बारीकी से समझे तो वेक्टर ई भी इधर ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने पीछे बताया था, धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। चूंकि ये धनावेश था तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर वैसे भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, बाहर है ना। तो फोर्स निकालते हैं। फोर्स निकालने के लिए कौन सा नियम यूज करेंगे? कूलाम नियम। कूलाम नियम हम सभी ने पढ़ रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो लिखते हैं यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि माध्यम का परावैद्युतांक K, इसलिए K को भी लिख देते हैं, है ना। याद होगा K नीचे ही लिखा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि वैल्यू घटती है, इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो Q1 का मतलब एक चार्ज, Q2 का मतलब दूसरा चार्ज। Q1 की वैल्यू बोलो कितनी, तो आप कहेंगे क्यों है यार। दूसरे की वैल्यू Q2 की बोलो कितनी, तो आप कहेंगे क्यू नॉट है, और इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो जाहिर सी बात है क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे। आगे क्या करना होता है? आगे करना होता है, हम सभी समझ रहे हैं इस आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है ना। तो ध्यान से देखेंगे, आता है बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत लिखो चाहे विद्युत लिखो, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिर बोलो क्या लिखेंगे? फार्मूला लिखा जाता है E बराबर एफ अपान क्यू नॉट, E बराबर एफ अपान क्यू नॉट। आगे की कहानी आप समझ रहे होंगे। क्या F की वैल्यू ऊपर से उठा के रख दीजिए, जो भी आएगा वो फाइनल टचअप होगा। तो बोलो F की वैल्यू कितनी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू नॉट बटे में R स्क्वायर। ये तो वैल्यू है F की, क्यू नॉट भी तो लिखा है, तो यहाँ पर क्यू नॉट एक बार और लिख दीजिए। तो क्या क्यू नॉट से क्यू नॉट मर जाएगा यार? आप कहेंगे बिल्कुल मर जाएगा। तो आंसर बोलो कितना आ जाएगा यार? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू अपान R स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मात्रक अभी अभी पीछे पढ़ चुके हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, जिसके भी विभव वगैरह सब कुछ निकाली थी हमने। तो मात्रक आ गया न्यूटन प्रति कूलाम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे एक स्टेटमेंट और लिखा जा सकता है, अगर माध्यम यहाँ पर परावैद्युतांक ना हो और निर्वात हो, क्या हो, निर्वात हो, तो निर्वात के लिए हम सभी जानते हैं K की वैल्यू 1 होती है। निर्वात हो तब K क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, और जब K 1 हो जाएगा तो बोलो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, तब हम इस फार्मूले को ये भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K की वैल्यू 1 है, 1 हट जाएगा यहाँ से, तो हम सीधा सीधा इस वैल्यू को ये लिख सकते हैं 9/10⁻⁹ Q/R स्क्वायर, ठीक है ना। जबकि पहले की केस में जब K लिखा है तब हम ये वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इस वैल्यू में K भी भाग करेगा अपना, है ना। इसलिए जब यहाँ से K हटाया है हमने, तब हमने इस वाली वैल्यू को लिख दिया है। ये वाली जो वैल्यू एक्चुअल में वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ना कि K का मल्टीपल है, ठीक है ना, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो ये फार्मूला सभी याद रखेंगे, जब आएगा काम तब बता देंगे। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो सभी को याद होना चाहिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R स्क्वायर, यहाँ तक की कोई बुराई नहीं है, ठीक। कुछ इसका डायग्रामल देख लीजिए, बहुत अच्छी चीज है ये, ध्यान से देखना सभी। क्या हमने देखा है जो फार्मूला वो ये है, E बराबर 9 × 10⁹, आप इसे K भी कह सकते हैं, क्योंकि याद होगा प्रायोगिक नियतांक है कूलाम का, Q अपान R स्क्वायर, है ना। तो ध्यान से देखो, अगर हम Q का ये तो कांस्टेंट है ही, अगर हम इन दोनों की केवल तुलना करें इसके साथ, तो क्या हम आराम से इजीली ये लिख पाएंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख पाओगे यार, है ना। तो बोले यहाँ से 2 डायग्राम कंफर्म है, कौन कौन से? एक तो ये E का Q के साथ रिलेशन और E का R स्क्वायर के साथ रिलेशन, और R स्क्वायर तो व्युत्क्रम में ये चीज दिख रही होगी आपको, है ना। तो हम एक रिलेशन के ग्राफ खींचते हैं, तो ध्यान से देखो, आप इसके मतलब भी जानते हैं,
चलो एक एक लिख देते हैं। हमने ये ग्राफ जो खींचा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू का है ना, यानी अगर क्यू का मान बढ़ाते जाएंगे तो ई का मान भी बढ़ता जाएगा। और ऐसे केस में जब भी ग्राफ प्राप्त होता है वो हमेशा सरल रेखी प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है? सरल रेखी, ठीक है ना। जैसे इस लाइन में हमने कहा क्यों बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो ई होगा वो भी इस लाइन में तेजी से बढ़ेगा, और ऐसे ग्राफ को कहते हैं सरल रेखी। क्लियर हो गया नहीं? ठीक। अब आर के साथ अगर रिलेशन देखें तो आर के साथ रिलेशन बोलो कैसा है, तो आर के साथ रिलेशन ध्यान से, तो अगर आर की वैल्यू घटेगी तो फिर ई की वैल्यू बढ़ेगी, और आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ई की वैल्यू घटेगी। मीन्स ये कुछ ऐसा रिलेशन है, अरे व्युत्क्रम वर्ग का है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। तो इस लाइन पे हम आर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस लाइन पे ई को रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा, कर्व टाइप, ठीक है। तो ये ग्राफ है ई और आर के बीच का, ये है ई और क्यू के बीच का। क्लियर हो गया ना? ये बहुत अच्छे, ठीक। कुछ बेसिक बातें और भी लिखी हैं, फटाफट उन्हें भी देख लो। अगर चार्ज प्लस है तो इस पॉइंट पर ई क्या होगा, अगर चार्ज निगेटिव है तो पॉइंट पी पर ई क्या होगा, है ना। बट डायरेक्शन नोट करनी है। तो प्लस की वजह से जो ई पर वेक्टर ई होगा वो ऐसे होगा, और निगेटिव चार्ज की वजह से जो वेक्टर ई होगा वो कुछ ऐसे होगा। ये बातें आप जितनी जल्दी हो सके सीख लीजिए। जब हम डेरिवेशन न्यूमेरिकल करेंगे तो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पीछे कम से कम 5-6 क्लासें वेक्टर पढ़ाया है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन्हें आपको देखने की बहुत आवश्यकता है, आप जरूर उन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट क्लास 12th फिजिक्स के नाम से बनी पड़ी है, आराम से देखो यार, ठीक है ना। ज्यादा टेंशन मत लो, अभी सारी प्लेलिस्ट को अलग भी कर देंगे, वेक्टर चैप्टर अलग करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग करेंगे, जैसे जैसे खत्म होता जाएगा सभी के चैप्टर अलग अलग करते जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ आया वो उम्मीद करते हैं, है ना। आगे एक हेडिंग और है। अगर देखो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो एक आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। क्यों ना हम बहुत सारे चार्ज ले लें और तब एक किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तब आंसर क्या होगा, समझ में आ गया ना। यानी बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। यानी नेक्स्ट हेडिंग है बिंदु आवेशों के समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, और इस वीडियो की लास्ट हेडिंग है समूह के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। इसको समझने के लिए क्या करें, पीछे एक आवेश था, इस बार बहुत सारे आवेश, यानी उनका आवेशों का एक ग्रुप है, ठीक। तो एक डायग्राम क्रिएट करते हैं। सपोज करते हैं एक चार्ज है Q1, यहां से बना देते हैं, और ये पॉइंट O पर स्थित है ना। और यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P, क्या ले लेते हैं? P, ठीक। तो Q1 हो गया, और भी चार्ज ले लेते हैं यार, इसका नाम P है, ये Q2, इस डिस्टेंस को नाम दे दो R1, इसका नाम R2, और भी चार्ज ले लो, इसमें कुछ दे रखे हैं, हाँ दे रखे हैं। नेक्स्ट चार्ज Q3, ये वाली डिस्टेंस बोलो क्या लिख लें? R3, इतना ही रखें, और ले लेते हैं एक, ये चार्ज क्या है? Q4, ये वाली डिस्टेंस भी क्या है? R4। कोई दिक्कत तो नहीं? सपोज करते हैं थोड़ी देर सभी पॉजिटिव हैं, सभी चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। चलो डायरेक्शन लिखते हैं। Q1 की वजह से इस पर बोलो, E1, Q2 की वजह से E2, Q4 की वजह से E4, इसकी वजह से E3। यहां तक की कोई बुराई तो नहीं है, ठीक। अब पॉइंट P पर जो ढेर सारे
वेक्टर ई आ जाएंगे तो उनका सम कैसे निकालेंगे। तो मीन्स मुझे अगर वेक्टर ईपी लिखना हो तो ध्यान से देखो, तो इसमें बस अध्यारोपण का सिद्धांत लगना है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना। तो वो प्रिंसिपल है क्या, सभी का बीजगणितीय योग मीन्स सभी का सदिश योग है ना, सभी ई का सदिश योग के बराबर होगा वेक्टर जो ईपी होगा। ईपी का मतलब है पॉइंट पी पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। इसका मतलब ये है वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 अप टू डाटा, यानी और भी सारे चार्ज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो सभी से कुछ एक चीजें कॉमन है, क्या कॉमन है, क्या सभी में ये चीज कॉमन है 1/4 का एप्सिलॉन नॉट के। मान लो सभी माध्यम का परावर्तन के है ना। वेरिएशन सभी के अलग अलग हो सकते हैं, ये अलग माध्यम में हो सकता है, ये अलग माध्यम में, ये अलग माध्यम में, ये अलग माध्यम में। तब न्यूमेरिकल कठिन हो जाएगा, तब ये IIT JEE के कंपटीशन में चला जाएगा, समझ जाएंगे ना। अभी हम लोग इंटर के क्लास में और इंटर के लेवल ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब अंदर बोलो क्या लिखते हैं, Q अपन R स्क्वायर। Q अपन R स्क्वायर का मतलब Q1 बटे R1 स्क्वायर प्लस Q2 बटे R2 स्क्वायर Q3 बटे R3 स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट, ऐसे ही सब कुछ पूरे पूरे लिखना होता है। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, वेक्टर ईपी की, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। हालांकि ये सारी जो डायरेक्शन हमने खींची है धनावेश के लिए, अगर ये ऋणावेश होती तो कुछ की डायरेक्शन भी पलट जाएगी। जैसे मान लो ये निगेटिव होता तो ये डायरेक्शन अंदर की ओर होती, जो E3 आप उधर देख रहे हैं वो एक्चुअल में नीचे होता है ना, मीन्स वो कुछ ऐसे होता। तो वो छोड़ो, अभी वो बात की बातें हैं, जब न्यूमेरिकल आएंगे तब अच्छे से कराया जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाएं क्या है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। क्लियर हो गया ना, बस इतने दो टॉपिक उस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिर आपको दो ड्यूरेशन पढ़ने होंगे इसमें, एक तो अच्छी स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।